नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मित्र के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे नेपाल में सत्ता का पलटवार। देखिए, अभी केपीएस ओली की सरकार चल रही थी और उस सरकार को बचाने के लिए बहुत सारे पैतरे उन्होंने अपनाए। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, वहाँ की जो राष्ट्रपति है नेपाल की, उनके द्वारा एक ऑर्डर तक डिक्लेयर करवा दिया कि अभी वहाँ की लोकसभा पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाता है, भंग किया जाता है और नए मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। पर इसी बीच में वहाँ पर बात ऐसी आती है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स की हम बात करते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी होती है, तीनों पिलर्स जो कि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो वहाँ पर रोल आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल का और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल का ऑर्डर है जिसमें पार्लियामेंट को भंग किया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मिड पीरियड या फिर आप कहोगे कि आप मध्यावधि जो चुनाव कराने की बात कर रहे हो, इसकी बजाय दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, जहां पर अगर कोई दूसरी पार्टी का लीडर अपनी मेजॉरिटी साबित करने में, अपनी जो नंबर्स हैं उनमें ज़्यादा साबित हो जाए, तो आप उनकी सरकार बना करके रखो। खैर, आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप मैप जरूर देख लें। देखिए, यहाँ पर ही आपके सामने नेपाल है। नेपाल के ईस्ट में सिक्किम है, तो साउथ में आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश और बिहार है, और साथ में इधर उत्तराखंड के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और ये जो बॉर्डर है वो नेपाल के इंडिया के साथ में, ये लगभग 1800 किलोमीटर लेंथ की है। तो अगर आपको ज्योग्राफिकल रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ जानना हो तो आप देख सकते हो इधर तिब्बत, जो कि अभी चाइना के अंडर में है। तो ऐसे तिब्बत भी बहुत लंबी बॉर्डर शेयर करता है और चाइना की डोमिनेंस लगातार नेपाल में बढ़ रही है। पिछले 5-7 सालों की अगर बात की जाए, जब से 2015 में इंडिया ने इस बॉर्डर के ऊपर ब्लॉकेड लगाया था, ठीक है, उसके बाद में अभी तक चाइना अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने में बहुत सफल रहा है। अब क्या सिनेरियो है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जब सत्ता की बात आए तो सत्ता औपचारिक होती है, निश्चित होती है और विशिष्ट होती है, लेकिन उसकी शक्ति को कभी भी निरंकुश, मनमाने व निरुद्देश्य तरीके से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपके पास में कोई अथॉरिटी आ चुकी है तो उसको आप फॉर्मल वे में करोगे। क्यों? उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई लॉ होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, उसी के बेसिस पे आप अपने पावर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट एनी लिमिटेशन, अपनी मनमाने तरीके से, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव आप अपनी पावर को अगर एग्जीक्यूट करते हो तो वो चीज फिर गलत हो जाती है। देखो, स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी संवैधानिक रूप से सत्ता पर कुछ प्रतिबंध या सीमाएं हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस बनाने के लिए 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और तीनों को वो एक दूसरे को एक चेक एंड बैलेंस का आप सिस्टम वहां पे देख सकते हो। सेम चीज नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भी किया, जब केपीएस ओली की राजनीतिक सत्ता को कड़ा संदेश देते हुए वहां के राष्ट्रपति द्वारा जब संसद को भंग कर आम चुनाव करवाने की मंशा की, तो उसको फिर रोका गया वहां की सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। शेर बहादुर देउबा को सत्ता संभालने का एक मौका दिया गया है, जो कि कांग्रेस लीडर हैं। तो उनको यह कहा गया है कि आप अपनी जो भी 1 महीने का टाइम है आपके पास में, अपनी मेजॉरिटी साबित कर दो। देखो, ओली की विदाई और देउबा की ताजपोशी भारत की दृष्टि से सकारात्मक है। इसके पीछे वजह क्या है? केपीएस ओली चाइना की तरफ टिल्टेड थे, जबकि जो देउबा हैं, ठीक है, कांग्रेस लीडर, ये थोड़े से इंडिया की तरफ पहले टिल्टेड रहे हैं और इंडिया के लिए थोड़ा सही सोचते हैं। तो इसी चीज को लेते हुए ये अभी जो सिनेरियो अभी नेपाल में बन रहा है, उसमें इंडिया के लिए प्लस पॉइंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो, इन सब के बीच अगर देखें तो राजनीतिक तंत्र की अगर बात करें तो पिछले 3 सालों में केपीएस ओली की जब सरकार रही है, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और साम्यवाद, सोशलिज्म को मजबूत करने की सनक से बुरी तरह पसरा है। ओली की पार्टी, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल, जबकि उनके साथ में सपोर्ट में दूसरी पार्टी आई थी, प्रचंड, ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनकी पार्टी है सीपीएन माओवादी, जिसको सेंटर गठबंधन के तौर पे दोनों मिलकर के, और 2018 में आम चुनाव के बाद में इनको लगभग 174 सीटों की जीत हासिल हुई थी और इन्होंने सरकार बना ली। प्रधानमंत्री के लिए ओली का समर्थन देखो, यूसीपीएन माओवादी, इसी तरीके से राष्ट्रवादी प्रजातंत्र पार्टी नेपाल और मधेसी राइट्स फोरम डेमोक्रेट के अलावा 13 अन्य छोटी बड़ी पार्टियों ने इनका सहयोग किया था।
ठीक है, तो ऐसे करके गठबंधन की सरकार थी केपीएस ओली की। प्रधानमंत्री बनते ही ओली ने वह सब कुछ किया जिसका इस धार्मिक और सनातन परंपरा में विश्वास करने वाले देश में कल्पना भी नहीं की गई थी। अब आप जानते हो कि हम जब भी हमारी माइथोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत, इन सब के बारे में, तो नेपाल वाले रीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो ऐसे में नेपाल की इस धार्मिक स्थल वाली जगह और साथ में जहाँ पर सनातन परंपरा को माना गया, वहाँ पर आप देखो कि कम्युनिस्ट पहचान मजबूत करने के चलते चीन का इतना असर रहा कि केपीएस ओली के भीतर इतना उतावलापन था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने ईश्वर तक का नाम नहीं लिया था। विष्णु और बुद्ध की भूमि के लिए बेहद अप्रत्याशित घटना मानी गई इसको, क्योंकि इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जब नेपाल गए तो उन्होंने जनकपुर में पूजा की, लेकिन ओली ने नहीं की। जनकपुर जहां माता सीता का जन्म हुआ था। यहाँ तक कि ओली इस चीन के इशारे पर नया नक्शा भी अपना रिलीज करते हैं और जहां पर ट्रायंगल, काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेख को शामिल कर इन्हें अपने देश का इलाका बता दिया। अब इससे क्या हो गया कि एक तरफ तो राम जन्मभूमि जैसे कॉन्फ्लिक्ट को राइज दे दिया उन्होंने, ये कहा कि राम जन्मभूमि नेपाल में थी ना कि इंडिया में। तो ये चीज़ क्या साबित कर देती है कि केपीएस ओली जो थे वो हर तरीके से चीन के चंगुल में फंसे हुए हैं। इसके अलावा भारत को इस धार्मिक चुनौती के चलते भारत नेपाल संबंधों की जो असहमति थी उस चीज को ओली ने राष्ट्रवाद का नाम देकर के वहां पर एंटी इंडिया माहौल बनाने की कोशिश की। नेपाल के युवा पीढ़ी में उच्च आकांक्षाओं को जगाने और सामने लाने के लिए ओली ने राष्ट्रवाद का सहारा लेकर भारत से सीमा विवाद को बढ़ाया और इसे राष्ट्रीय अस्मिता को जोड़ दिया। जैसे आप भी देखते हो जब भी हमारे चुनाव होते हैं इंडिया में तो पाकिस्तान का मुद्दा अपने आप ही हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। तो सेम चीज केपीएस ओली ने भी वहां पर अप्लाई करनी शुरू कर दी। नेपाली प्रधानमंत्री का यह कदम बेहद अप्रत्याशित था। ऐसा कर उन्होंने न केवल नेपाल के भविष्य को दांव पर लगा दिया बल्कि भारत में लगभग 1800 किलोमीटर की जो लंबी सीमा अभी हमने जो मैप पे देखी, वहां की जो शांति बनी हुई थी उसको भंग कर दिया है। कई शताब्दियों तक राजशाही को स्वीकार करने वाले इस देश में 2007 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, अंतरिम संविधान बनाने के बाद राजतंत्र को खत्म कर दिया, लेकिन वामपंथ, लेफ्ट, कम्युनिस्ट के उभार से लोकतंत्र स्थापित करने के सपने चकनाचूर होते चले गए। साम्यवाद धर्म को नहीं मानता और बुद्ध के विचारों में सनातन की समानता निहित है। आप देखो कि जब साम्यवाद की बात आती है तो वो फिर बाद में केवल और केवल कम्युनिटी की बात ज़्यादा करते हैं। ऐसे में वो रिलीजन को हटा देते हैं। अब जब रिलीजन को हटा दिया और उस टाइम पर आप बुद्धिज्म या फिर सनातन धर्म जो हमारा हिंदू धर्म है, अगर उसको वो मानने से इग्नोर कर देंगे तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आप फिर बुद्ध को कैसे मान सकते हो। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता नेपाल को चीन जैसा बना देना चाहते हैं, जबकि नेपाल के सांस्कृतिक इतिहास और परंपरा में सनातन धर्म और बुद्ध की मान्यताओं के चलते उसकी भारत से निकटता खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जिस तरीके से ज्योग्राफिकल हम इंटीग्रेशन देखें तो ऊपर की तरफ हिमालय है, फिर ऊपर तिब्बत है और उसके नीचे यहाँ नेपाल है। नेपाल के साथ में ये तराई रीजन से कनेक्टेड है। नेपाल किसके साथ में? इंडिया के साथ में। तो भारत से नेपाल की दूरियां बहुत मुश्किल हैं। फिर क्या होता है, केपीएस ओली इतना ज़्यादा गुलामी सहन कर चुके होते हैं कि आज उनके गले की हड्डी बन चुकी है। वहाँ पे आज वो कम्युनिस्ट पार्टी के चक्कर में आकर के अब वो हर तरीके से अपने आप को चौंक पाते हैं। मतलब कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं है कि वो बाहर निकल करके नेपाल के हित में कुछ सोच सकें। एक समय चीन की ओर देखने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अध्यक्ष पुष्प कमल प्रचंड दहल, उनका भारत मतलब आप देखोगे दहल भारत का समर्थन करने लगे हैं क्योंकि केपीएस ओली को उन्होंने समर्थन दिया, सरकार बन गई उनकी। पर केपीएस ओली की जो कार्यवाही थी वो चीज़ें कुछ ऐसी थी जिनके चलते नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के जो दूसरे मेंबर्स थे वो भी उनसे नाराज़ हो गए कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, क्या चीन की गोद में जाकर के हमें बैठना है? ठीक है। वहीं नेपाल के माओवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई
को भी नेपाल के सांस्कृतिक इतिहास को लेकर बड़ी चोट पहुंचाई है ओली की जो भी कोशिशें थी, जैसे कि ईश्वर का नाम न लेना शपथ के टाइम पे, उसके अलावा जनकपुरी में जाकर के वहाँ पूजा न करना, ये सारी चीज़ें क्या थी, नेपाल की जो रिलीजियस जो भी बिलीफ सिस्टम, सांस्कृतिक जो भी इश्यूज थे उनको बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिशें थी। इससे नेपाल में राजनीतिक गतिरोध बढ़ गया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल फूट की ओर बढ़ गई। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा धड़ा देश में लोकतंत्र और समाजवाद को पसंद करता है, जबकि ओली की विचारधारा नेपाल की धार्मिक प्रतिबद्धताओं को खत्म कर साम्यवाद की तानाशाही संस्कृति को अपनाती दिख रही है। मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की जा रही है और समाजवाद की बात की जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये कम्युनिज्म लाने की कोशिश कर रहे थे केपीएस ओली। इससे चीन को नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका भी मिला, क्योंकि चीन में हमें पता है साम्यवाद चलता है और साम्यवाद का जब मुद्दा जहाँ जहाँ पर भी आता है तो चीन उसकी बागडोर अपने हाथ में लेने से बिल्कुल पीछे नहीं जाता। ओली के कई कदमों को उनकी अपनी ही पार्टी ने संदेह की दृष्टि से देखा। कभी चीन के समर्थक रहे वामपंथी नेता प्रचंड ने ओली की नीतियों को आत्मघाती बताया। अब आप देखो केपीएस ओली के उन्हीं के लीडर्स क्या बोल रहे हैं कि इनके कदम जो थे वो आत्मघाती हैं। तो दूसरी तरफ नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके उप प्रमुख विष्णु रिजल ने ओली के राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पर जो स्टेटमेंट आया ना कि राम जन्मभूमि यूपी नेपाल में है ना कि अयोध्या में है, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा केपीएस ओली को। माओवादी सभासद के नाम से विख्यात पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने अपने देश के वामपंथी प्रधानमंत्री ओली के राम जन्मस्थली के मुद्दे के ऊपर बिल्कुल भी एक तरीके से क्रिटिसाइज करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी सीधा कहा कि केपीएस ओली के जितने भी स्टेटमेंट आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा दुखद हैं। अंततः ओली के विचार उनकी सत्ता की विदाई के कारण बनते हैं और उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर के और एक मध्यावधि चुनाव का दांव खेला। उनकी सलाह पर पिछले साल 20 दिसंबर को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने वहाँ की संसद को कर दिया भंग और फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में फिर उसके अगेंस्ट में पिटीशन लगा दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहाँ की संसद भंग नहीं हो सकती। दोबारा से आप ओली के हाथ में सत्ता भेज दी जाती है कि आप फिर से अपनी बहुमत को साबित करो, पर फिर से ओली साबित नहीं कर पाते हैं अपने बहुमत को। क्यों? क्योंकि जो बची हुई जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने वाली 13 और पार्टियां थी, ठीक है, ऐसे ही पुष्प जो दहल प्रचंड उनकी पार्टी थी, उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो दूसरी तरफ नेपाल की कांग्रेस के लीडर शेर बहादुर देउवा ने अपनी तरफ से ताल ठोक दी थी मई आते आते कि भाई मेरे पास में 149 सांसदों का समर्थन है, आप मुझे मौका दो, मैं सरकार बनाऊंगा। फिर भी राष्ट्रपति भंडारी ने क्या किया, संसद भंग कर दिया और बोला कि इस साल 2021 नवंबर में मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन नेपाल की कांग्रेस राष्ट्रपति के फैसले को लेकर के और पहुंच गई अदालत में और वहां पर बोल दिया कि ये जो राष्ट्रपति का जो डिसीजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और फिर नेपाल की जो सर्वोच्च अदालत है उसने ये कह दिया कि जी बिल्कुल ठीक बात है, आप यहाँ पर ये हैं शेर बहादुर देउवा, ठीक है, इनको बोला कि आप अपनी सरकार बनाइए। अदालत के ताज़ा फैसले से नेपाल में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इनके बीच में जो शक्ति और नियंत्रण, जो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही अच्छे से मुखर होकर के आया। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर बात करें तो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक भी अंग इन तीनों में से, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों में से अगर एक भी अपनी तरफ संतुलन को आकर्षित करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसे में फिर वो निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तब जाकर के दूसरे दो पिलर्स का काम आता है। जैसे यहाँ पर केपीएस ओली ने एग्जीक्यूटिव पावर का बहुत ही मिसयूज़ किया, तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए कौन आ गया, जुडिशरी, कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हो गलत है। और देखो नेपाल के संविधान में भी हमारे संविधान की तरह आर्टिकल 76 दिया हुआ है, उसमें प्रोविज़न क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ये उनकी खुद के डिस्क्रिशन है, पर उनको ये कहा जाएगा, जिसको भी नियुक्ति मिल रही है ना प्रधानमंत्री के तौर पे, कि भाई आपको अपनी मजबूत स्थिति के लिए अपनी बहुमत को साबित करना पड़ेगा। और यही चीज़ शेर बहादुर देउवा को बोला गया है अनुच्छेद 76 के 5वें सेक्शन के क्लॉज के तहत, ठीक है, नेपाल के संविधान के तहत। तो ऐसे में देखो वहाँ पर डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो इंडिया के लिए आसान है मान लो हम लोगों के लिए समझना,
ठीक है। नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन के बाद चीन देखो देवबा के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, पर एक चीज़ ध्यान रहे कि देवबा का भारत के साथ में अच्छे रिश्ते हमेशा रहे हुए हैं, तो ऐसे में चीन के लिए कुछ मुश्किलें रहेंगी। पर वही बात है कि चीन भी अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करेगा कि कैसे भी करके प्रो चाइना लीडर वहाँ पर इंस्टॉल किया जा सके एज ए प्राइम मिनिस्टर। उससे क्या होगा कि चीन फिर अपनी बातों को मनवाने में सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि कितने साल, अभी तो शेर बहादुर दाऊबा को अपनी जो मेजोरिटी है वो साबित करनी है, फिर उसके बाद में आगे कार्रवाई देखी जाएगी। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही था। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डेफिनेटली जवाब मिलेगा। और इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ को लेके हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आते हैं हर संडे को। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए परीक्षा मित्र के साथ में। थैंक यू।